द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और मैं उनको खैर मकदम कहता हूं, स्वागत करता हूं। परवेज साहब, मैं आपको 35 साल से जानता हूं, तो मुझे तो आप खतरनाक आदमी नजर नहीं आते। तो बहुत से पाकिस्तानी आपको इतना खतरनाक क्यों समझते हैं और आपके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा क्यों होता है? अरे भाई, मैं बहुत खतरनाक हूं। आप क्यों कहते हैं कि मैं खतरनाक नहीं हूं? बहुत से लोग मुझसे डरते हैं ना। हाँ, लेकिन चलिए, अच्छी बात है। नहीं नहीं, देखिए बात मोर सीरियसली। इस मुल्क में इतना झूठ बोला जाता है कि जब कोई शख्स सही बात करे तो उसको एकदम शक की नजरों से देखा जाता। लोग यहां सच्चाई से बहुत डरते हैं। तो हमारा पूरा निजाम जो है वो चमचागिरी, चापलूसी, दरोगोई, झूठ बोलने के ऊपर मबनी है। मैं खतरा किसी के लिए खतरनाक नहीं हूं, अलावा उन लोगों के जो जिन्होंने अपने करियर बनाए हैं झूठ, धोखे और फरेब पे। तो बस वो अगर मुझे बुरा समझते हैं तो मैं इस बात से खुश हूं। मगर मैं दानिशतन किसी को निशाना नहीं बनाता हूं किसी गलत वजह से। सिर्फ जब मेरे सामने कोई खराबी हो दिखाई देती है तब मैं मुंह खोलता हूं, तब मैं बोलता हूं। अच्छा सर, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये आता है कि आपका मैदान फिज़िक्स है, लेकिन आप सियासत पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत रायज़नी करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही लोग हैं जो नोम चॉम्स्की को एडमायर करते हैं। उनके बारे में कभी नहीं ये कहते कि भाई तुम तो लिंग्विस्ट हो, तुम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे रायज़नी क्यों करते हो। सर, आपके खिलाफ एक लेफ्टिनेंट जनरल ने एक वीडियो बनाई थी। तो क्या बाकी मुल्कों में भी कोई रिटायर्ड जर्नैल इस तरह से इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं? क्या कभी किसी अमेरिकी जर्नैल ने नोम चॉम्स्की के खिलाफ कभी कोई वीडियो बनाई? मुझे उसका इल्म नहीं, और शायद आपकी बात ठीक हो कि रिटायर्ड जनरल्स दूसरे मुल्कों में बस गोल्फ खेलते हैं या बागबानी करते हैं। हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको कहीं सफ़ीर लगाया जाता है, कहीं किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है, और जो उन्होंने दौलत जमा की और मजीद दौलत जमा करते चले जा रहे हैं, तो वो उसमें मगन रहते हैं। और फिर कुछ को ये काम दिया जाता है, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल शोएब हैं बल्कि, जिन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों का पोल खोलेंगे। तो उन्होंने ये सिलसिला मुझसे शुरू किया और उसका मैंने फिर एक जवाब भी दिया। उस जवाब के बाद मेरा ख्याल है वो उन्होंने बाकियों को एक्सपोज नहीं किया, या शायद करने वाले हैं। अब तक कोई दूसरा वीडियो उनकी तरफ से नहीं आया। जहां तक ये कि मैं सिर्फ फिजिक्स क्यों ना करूं और चुप रहूं, तो मैं फिजिक्स तो अपने शौक से करता हूं, और अगरचे अब मुझे कोई पब्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ फिजिक्स में नई चीज सीखता हूं और फिर उसका इतलाक करता हूं नए प्रॉब्लम्स पर। और मेरी खुशी इसी में है कि मैं फिजिक्स करता रहूं जब तक मैं कर सकता हूं। जहां तक दुनिया और सियासत की बात है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपको कोई बहुत लंबी तालीम तरबियत की ज़रूरत नहीं। आप अखबार जब देखते हैं तो आपको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। और जब कोई आपको ऐसी चीज खटकती है तो फिर उस पर चुप रहना, मेरा ख्याल है, एक जुर्म होता है, एक शहरी के लिए जुर्म होता है। हर जी शऊर शख्स को एहतजाज करना चाहिए जब उसे कोई गलत चीज दिखाई दे। और पाकिस्तान में जगह जगह जहां आप देखें तो आपको गलत चीजें दिखाई देती हैं। जो हम अपने माहौल के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ज्यादती करते हैं, तो क्या उसमें कोई बहुत बड़ी फिजिक्स की बात है? नहीं। आप ये देखते हैं कि यहाँ गुर्बत और तबकाती फर्क इंतहा पर है, तो क्या उस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए? हर तरफ करप्शन दिखाई देती है,
उस पर भी खामोश रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे शहरी फराइज के अंदर चीज शामिल है कि जब भी, जहां भी आपको बोलना चाहिए, आप खामोश ना रहें। स्पीक व्हेन इट इज नेसेसरी। अच्छा सर, कुछ हलकों से, अनएक्सपेक्टेड हलकों से मेरे ख्याल में आपकी तारीफ भी आई है। अहमद जावेद साहब हैं, बहुत मजहबी आदमी हैं वो, और इकबाल एकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। उनसे एक मजहबी रिलीजियस मैगजीन के एडिटर ने उनसे टाइम लिया और उनसे ये सवाल किया कि आपके 3 फेवरेट कंटेम्प्रेरीज कौन हैं। तो अहमद जावेद साहब ने उनमें आपका नाम भी शामिल कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि वो साहब फिर बहुत नाराज़ हो गए मुझसे कि परवेज़ हुद भाई जैसा बंदा भी आपका आपका फेवरेट कंटेम्प्रेरी है। उसके अलावा सर, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक, जो आपके एक वक्त में कोलीग भी रहे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी आपकी तारीफ की, कुछ इख्तलाफ भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो एक प्रोग्रेसिव और दर्दमंद आदमी हैं। तो ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड तारीफ भी है, और वो नजरिया पाकिस्तान के भी बहुत बड़े हामी हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इस तारीफ को? ये इनकी बड़ी इनायत है कि उन्होंने मुझे अच्छा समझा। आम, मैंने जो जिसका आपने जिक्र किया, मैंने देखा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा या क्या कहा। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भी मैं बुरा नहीं मानता हूं। अगर कोई मुझे सोशल मीडिया पे गाली दे दे, मुझे तो पता ही नहीं चलता, इसलिए कि मैं सुनता ही नहीं हूं। मेरे पास सोशल मीडिया है ही नहीं। बस एक ये छोटा सा मासूम सा फोन है जो सोशल मीडिया के लिए बेकार है। तो हाँ, ठीक है, आई आई डोंट केयर। देखिए, बात यह है कि हमारी जिंदगियां बड़ी मुख्तसर होती हैं, और अगर हम सच नहीं बोलते तो फिर हमने बस वो हमेशा के लिए मौका खो दिया। अब मेरे कितने हैं साल बाकी, 71 साल का तो हो गया हूँ, 2-4 साल और निकल जाएंगे तो कम से कम ये सेटिस्फैक्शन तो मुझे होगी कि झूठ नहीं बोला। हाँ, सारी बातें जिन पर बोलना चाहिए था मैं नहीं बोल सका, इसलिए भी कि मैं उनके बारे में इल्म नहीं रखता था, इसलिए भी कि अगर मैं बोलता तो उसका उल्टा असर होता। लेकिन चलो, 2-4 बातें तो मैंने कह दी, वो काफी है मेरे लिए। तो कोई मुझे गाली दे या तारीफ करे, एक्चुअली डजंट मैटर। सर खुदा करे आप ज़्यादा जिएं और कौम की खिदमत करते रहें। सर, आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी बहुत बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कैसे कंपैरिजन करते हैं आप इंडिया और पाकिस्तान का? वेयर डू दीज टू कंट्रीज स्टैंड? क्योंकि ये जो फील्ड है, इसका बहुत कम हमारे यहाँ मवाजना किया जाता है। हमारा मवाजना हमेशा ये होता है कि अगर उनके पास 12 लाख फौज है तो हमारे पास 6 लाख तो होनी चाहिए। उनके पास अगर 5,000 टैंक हैं तो हमारे पास 2500 तो होने ही चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हम तालीम में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में क्यों मवाजना नहीं करते इंडिया से? इसलिए कि मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ना। आप आदाद और शुमार को देखें तो उससे हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स देखें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी से ही वाबस्ता है। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स सालाना कोई 150 अरब डॉलर है, अबाउट 150 to 160 बिलियन डॉलर्स। जबकि हमारा 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी कि 100 गुने का फर्क है। अच्छा, चलिए, ये एक चीज। फार्मास्यूटिकल्स, अद्वियात के मैदान में देखें तो इंडिया का कोई 16-18 अरब डॉलर है। हमारा आप समझ लें कि ना होने के बराबर है, क्लोज टू जीरो। कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस का शुरू हुआ, तो जो वैक्सीन है वो, चलिए, चीन के हम बड़े ममनून हैं कि चीन ने हमें भेजा कुछ। अब हम रशिया से भी ले रहे हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम बना नहीं सके। इंडिया ने अपना वैक्सीन बना दिया, क्योंकि इंडिया में जो
जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, वो तो मीलों आगे है। और सिर्फ ये नहीं, आप स्पेस ट्रैवल देख लें, खलाई सफर, खलाई जहाज उनके तो अब मरीख तक पहुंचे हैं। पहले तो चांद पे, फिर मरीख पे। हम तो जमीन के गिर्द भी एक सैटेलाइट नहीं छोड़ सके, बस वो एक छोड़ा था, बदर बेचारा। वो बदर बेचारा जो है वो 2 चक्कर काट के फिर गुम हो गया। तो देखें, ये हम इस मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने कभी वो तमाम चीजें नहीं की जिनसे साइंसी तरक्की मुमकिन हो सकती। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो तालीम, वो तर्ज तालीम जो अशद जरूरी है साइंसी तरक्की के लिए, वो तो हमारे यहाँ कभी थी नहीं, या थी तो बहुत कम थी, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, चंद्रयान जो मिशन था इंडिया का, वो नाकाम हो गया और हमारे साइंस के मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक बड़ा मजाक उड़ाया उसका। जबकि नासा का एक ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने उस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। तो हमारे यहाँ ये जो है रिडिक्यूल करने का जो कल्चर है, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते कि उन्होंने एक इतनी बड़ी एक एफर्ट की, तो वो मजाक उड़ा रहे थे। कितना संजीदा है वो साइंस को प्रमोट करने में, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में। नाकामी, फेलियर्स तो होती है। और अब जैसे कि इलॉन मस्क के रॉकेट्स कभी ऊपर निकल जाते हैं और कभी फट जाते हैं, लेकिन जब तक आप आजमाएंगे नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो आप जान नहीं सकते कि आपने कितना अच्छा प्लान किया। और ये करने से ही सीखा जा सकता है। लेकिन हर टेस्ट से पहले तो सालों दहाइयों की मेहनत होती है, सोच होती है। और ये चीज़ तो हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई है। हम बहुत छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, चलो उनका हमने बालाकोट में हशर कर दिया, उस पे कर दिया होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज मोर लाइकली टू हैव गॉटन द अपर हैंड ओवर देयर। लेकिन इन चीज़ों में तो हम बहुत पीछे रह गए। और हाँ, फवाद चौधरी बेचारे अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी कोई समझ नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप आईआईटीज विजिट की होंगी आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उनकी वेस्ट में भी, अमेरिका में भी बहुत तारीफ होती है। और बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर एक इदारा ऐसा हो जिससे आप सिर्फ एक इदारे से रिक्रूटमेंट कर सकें तो वो कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा आईआईटीज। और वॉरेन बफेट जो अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, वो भी बहुत एडमायर करते हैं आईआईटीज को। और वो लोग जिनको आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता इंडिया में, उनको अमेरिका की टॉप टीयर या टीयर 2 यूनिवर्सिटीज में आसानी से दाखिला मिल जाता है। तो कैसे देखते हैं कि हमने क्यों आईआईटीज की तर्ज पे कोई इदारे बनाने की कोशिश नहीं की? चलिए, आईआईटीज एक थोड़ा सा मुतनाज़िया मसला है। मैं कई आईआईटीज में गया हूँ, बॉम्बे आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, और फिर आईएमएससी जो मद्रास में है। मैं समझता हूँ कि आईआईटीज आर ओवररेटेड। उस अच्छे अच्छे हैं, ठीक हैं, दे वेरी गुड, लेकिन ओवररेटेड। उधर जो दाखला मिलता है स्टूडेंट्स को बहुत सख्त कंपटीशन के बाद, मगर उनसे कोई बहुत बड़ी नई चीज़ें नहीं निकली। वो वैसे नहीं है जैसा कि एमआईटी है, जहाँ जिद्दत को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बहुत ज़्यादा उससे तवक्कुआत वाबस्ता हैं, जिससे नई इंडस्ट्रियाँ निकली हैं। ऐसा आईआईटीज़ में नहीं है। आईआईटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो अच्छी जगह हैं इंडिया में, उनका तो आपने जिक्र नहीं किया, जैसा कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है, जहां मैं कुछ वक्त रहा हूं, क्योंकि वहाँ जो थ्योरेटिकल फिजिक्स की रिसर्च है वो बहुत आला पाए की है, वेरी गुड। और देखकर मेरा मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरे दोस्त अब भी हैं, अब वो रिटायर हो गए, अब तो मेरा उनसे ताल्लुक नहीं रहा, इंडिया में ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो
इंडिया में जो जो थियरी के इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत अच्छे हैं, और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, जैसा कि आईआईटीज हैं, बेसिकली दे आर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, लेकिन उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस लिहाज से नहीं रही है। दे हैव नॉट क्रिएटेड न्यू प्रोडक्ट्स। बहरहाल जो ये तो इंडिया का टॉप लेयर है। जो जब आप नीचे आते जाते हैं तो फिर उनके लोअर एंड पर जो यूनिवर्सिटियां हैं वो फिर हमारी यूनिवर्सिटियों की तरह हो जाती हैं। तो मैं इस बात पे खुश हूं कि इंडिया ने साइंस के मैदान में तरक्की की है, लेकिन और चीज़ें हैं जो देखकर दिल दुखता है। काश के उसमें भी इंडिया ने बेहतर किया होता, ख़ास तौर पर जितनी गुर्बत है वहाँ पे, और जो नाहमवारी है, जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरी तरफ जो मैंने दिल्ली में देखा, जो मैंने बम्बई में देखा, बड़े शहरों में देखा, कलकत्ता में देखा, जो गुर्बत देखी, तो उससे दिल खराब होता। अच्छा सर, ये भी तो एक हकीकत है ना कि पिछले 15-20 साल में कुछ स्टेटिस्टिक्स मैंने देखे कि इंडिया ने कोई 12-13 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। तो हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? पिछले 15-20 साल में कितने लोगों को हमने गुर्बत से निकाला? और हमारे यहाँ जो है कहते हैं जी 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंडिया में क्या सिचुएशन है इस हवाले से? इंडिया के आदाद शुमार से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तो हमारे यहाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कोई 25 मिलियन है, और जो टोटल तादाद है वो कोई स्कूल के बच्चों की को 60-70 मिलियन है। जो गुर्बत है पाकिस्तान में, उसकी तरफ तो हम नज़र ही नहीं डालते। और चूंकि हमारा जो कुल कौमी पैदावार है, जीएनपी पर कैपिटा है, वो अब बढ़ नहीं रही है। इस साल जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.5% है, 1.5, जो कि आबादी के बढ़ने के की शरह से भी कम है। गोया कि अब पाकिस्तान में गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब गुर्बत के असबाब दो हैं बुनियादी तौर पर। एक ये कि आपकी पैदावार बढ़ नहीं रही हो या बढ़ने की रफ्तार कम हो, और दूसरे ये कि आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है पाकिस्तान में, वो खौफनाक है। आप हर शहर को देखें, यहाँ पर वो फैलता चला जा रहा है। इस्लामाबाद जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो पहले तो वो बस इतना सा था, अब मैं हाथ फैलाऊं तो उधर तक पहुंच गया है, और होते होते ये जाके उधर टैक्शिला के साथ मिल जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फर्क ही मिट गया है। अगर आप सफर करें कराची से हैदराबाद तक, तो रोड के दोनों तरफ आपको आबादी ही आबादी दिखाई देती है। अगर आप ऊपर जहाज से नीचे की तरफ देखें तो कुछ ही खाली जगह दिखाई देगी आपको, लेकिन जिस रफ्तार पे वो खाली जगह भरती चली जा रही हैं, तो ये सिर्फ चंद दिहाइयों की बात है कि यहाँ हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होगी। इसे कंट्रोल करना अशद जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलता नहीं। ये पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है। तो इस वक्त जो रफ्तार है दैट इज 2.1%, जबकि मेरा ख्याल है बांग्लादेश में 1.7% से भी कम है। नतीजा ये कि बांग्लादेश की आबादी अब कम हो गई है बनिस्बत पाकिस्तान के, जबकि तकसीम 1947 के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी मगरबी पाकिस्तान की निस्बत। तो हमें बहुत कुछ सीखना है बांग्लादेश से, अपने पड़ोसियों से। अफगानिस्तान से नहीं सीखना, लेकिन अलावा इसके और तमाम दोस्त पड़ोसियों से सीखना। सर, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालेक ने अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में कुछ इसी तरह की बातें लिखी हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे देखी तो मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी।
और उसमें कहता है कि मैंने जब अपने बाकी साथियों से ये बात की कि यहाँ इतनी गुर्बत है, तो उन्होंने मजाक उड़ाया बंगालियों का कि इनको बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं आता, सो दे प्रोक्रिएट लाइक रैबिट्स, इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अब उनकी आबादी जो है वो 16 करोड़ है और हमारी जो है वो 22 करोड़ है, जबकि वो हमसे ज़्यादा होते थे, और उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से 2 गुना हैं तकरीबन, और उनका जो लिटरेसी रेट है वो भी 75% के करीब है। तो ये तो वाकई भाई दुरुस्त बात है कि हमें बांग्लादेश से भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हमारे मुहिब वतन लोग जो हैं वो बांग्लादेश का जिक्र आता है तो किसी भी उनकी जो अचीवमेंट है उसको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सर ये मुझे बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान से जब तक हमारे ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव नहीं होते, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपने सोशल सेक्टर को, अपने एजुकेशन को, हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो हमारे जो अखबारात हैं वो तो रूटीनली रिलीजियसली जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो वो कहते हैं अजली दुश्मन, इटर्नल एनिमी। तो ये इटर्नल एनिमी क्या होता है? मैंने तो ये सुना था कि देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो ये हमने अजली दुश्मन कैसे बना लिया इंडिया को? इसलिए बना लिया कि हम अंदरूनी तौर पर नाकामी का शिकार हुए हैं, और इसको छुपाने के लिए अब हमें दुश्मन की जरूरत है। तो अगर दुश्मन ना हो तो हम इतनी बड़ी फौज को कैसे सपोर्ट करते रहेंगे? आखिर ये वो फौज है जिसने इस मुल्क को टेक ओवर किया हुआ है, हर चीज उनके हाथों में है। वो ये तय करते हैं कि क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता। ये परसों तरसों की बात है कि एक नया बिल मंजूर हुआ नेशनल असेंबली में कि फौज को कोई बुरा नहीं कह सकता, उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता। अगर आपने की फौज की तज़हीक की तो आपको 2 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। अरे भाई, क्यों? ये वो फौज है जो जो जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं। ये डीएचए डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज चलाते हैं, इनको जमीन औने पौने मिलती है, वो बेच देते हैं, अरबपति बन जाते हैं। ये वो फौज है जिसके जर्नैल जो हैं वो पापा जॉन्स के फ्रेंचाइजेस चलाते हैं। और ये बात तो आ, अब सामने आई ना, और एक बात सामने आई, दर्जनों ऐसी बातें हैं। आखिर ये वो फौज है जिसमें से जो भी रिटायर होता उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है किसी बड़ी कंपनी का, जो एम्बेसडर बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो हम तो ये खुलकर ये कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। फौज ने पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की है। हम फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन फिर भी बुरा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये फौज ने गलत काम किए हैं, ये मंजर आम पे लाने की जरूरत है। आप कोई ऐसा कानून ना बनाएं जो हमारे मुंह को बंद कर दे। तो ये जब तक यहां कोई खुलकर नहीं बोल सके तो इन खराबियों की निशानदेही नहीं हो सकेगी। हमें अजली दुश्मन की जरूरत इसलिए पड़ रही है, आपका जो सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी फौज को रखने का जवाब क्या बनता? सिर्फ ये कि एक भेड़िया हमें खाने के लिए तैयार है, उस भेड़िए से बचाने के लिए हमें इन चौकीदारों की जरूरत है। तो ठीक है, मैं कहता हूं कि चौकीदार हम रखते हैं, लेकिन चौकीदार को ये नहीं चाहिए, उसको हक नहीं पहुंचता है कि वो मालिक मकान को निकाल दे और घर पे कब्जा कर ले। अच्छा सर, जो आपके जो मुखालफीन हैं वो ये कहेंगे कि जी आपकी जो तनकीद है मिलिट्री के ऊपर ये बैलेंस नहीं है, कि यू गो ओवरबोर्ड। तो किस तरह से आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं ये कहता हूं कि बताइए मेरी कौन सी बात गलत है, कौन से ऐसे हकायक हैं जो मैंने घड़े हैं। आप आयशा सिद्दीक़ा की किताब पढ़ लें और मुझे बताएं कि किस सफ़े पर गलत बयानी है। मैं फिर जाकर मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा कि
उस चीज को जानूं, और अगर कोई बात उसमें गलत लिखी है कि उसको फिर एक्सपोज करूं। लेकिन अगर ये बातें सही हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इस कौम के भले में है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई इसके ऊपर मुंह खोले। हम जजों को अगर बुरा कह सकते, अगर हम सियासतदानों को बुरा कह सकते, अगर हम सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स पर तनकीद कर सकते, तो फौज पर क्यों नहीं कर सकते? हर एक पे करना चाहिए। ये न सिर्फ हमारा जमहूरी हक है, ये पाकिस्तान के भले में है और फौज के लिए भी। देखिए, ये हिसाब कब तक चल सकता है? कब तक आप जमीनें देते चले जाएंगे अफसरान को, जो नीचे सिपाही है, जो एक्चुअली हमारे हमारी सरहदों पर बैठे हैं और जो हिफाजत कर रहे हैं हमारे जोग्राफियाई हुदूद के, उन्हें तो ये नहीं मिलता ना। तो जो आ, मैं समझता हूँ हमारी फौज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए एक अच्छी बात है कि लोग खामोश ना रहें। अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मैं कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हूं। मैं कहूंगा, अच्छा मुझे बताइए, व्हाट इज द रॉन्ग फैक्ट दैट आई हैव स्टेटेड। अच्छा सर, क्या बाकी मुल्कों में भी फौज पे इस तरह क्रिटिसिज्म किया जा सकता है? आप चूंकि जानते हैं बैनुल अक़वामी सूरत हाल, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, आप बर्मा में ये नहीं कर सकते। हम्म। बर्मा में आपने किया तो गोली से उड़ा देंगे, आजकल की जो सिचुएशन है। और जहां बर्मा की फौज ने तो अपने अवाम पर जंग की हुई है ना। अलावा उसके और बहुत सी जगह हैं दुनिया के बेशतर 90% मुल्क या 95% मुल्क ऐसे हैं जहां लोग फौज को हर मुल्क की फौज होती है, और फौज और फौजियों की कदर भी होती है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन आप फौज को ये इजाजत नहीं दे सकते ना कि वो मुल्क को टेक ओवर करे, आइन को तोड़े, जैसा कि पाकिस्तान में 4 दफा हुआ है। 4 मार्शल लॉ यहाँ हम पर गुजरे हैं और अब भी हम पर हुकूमत हो रही है पसे पर्दा। तो ये अच्छी बात नहीं है, सेहतमंद बात नहीं है। सर, इस मौजू पे मेरी बहुत से दोस्तों से मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे सियासतदान जो है ना, वो करप्ट हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। जिस तरह से टर्की में उन्होंने ये किया कि इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया, उसके बाद फौज का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ। तो क्या हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं वो क्यों इकोनॉमी को टर्न अराउंड नहीं कर सके, ताकि फौज का इन्फ्लुएंस कम होता? ठीक बात है। जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी आप कसूरवार ठहरा सकते हैं। बल्कि जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब की वफात के बाद पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो तो टूट फूट गई, इसलिए कि जो सियासतदान थे जिनको जिन्ना साहब ने अपने साथ वक्ती तौर पर जोड़ा था वो आपस में लड़ पड़े, वो सारे मफाद परस्त थे। और जो जनरल अयूब खान लिखते हैं उस जमाने के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स अगर आप पढ़ें तो जो उन्होंने तनकीद की है सियासतदानों पे कि ये सारे खुद गर्ज हैं, कि दे आर फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स, उन्होंने लिखा। तो ये बातें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इतवार आए हैं पाकिस्तान में जब सियासतदानों ने कुछ कहीं पर बेहतरी लाई है। और अगर जमहूरियत को तूल दिया जाता तो शायद हम बेहतर हालत में पहुंच सकते। अब मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल है कि भुट्टो के ज़माने में, हालांकि मैं भुट्टो को बहुत अच्छा शख्स नहीं समझता हूँ, उसकी बहुत सी खराबियां, लेकिन उसने लोगों में एक जज्बा पैदा किया, उनको मुतहरिक किया। यहाँ रोटी कपड़ा और मकान के नाम से उसने एक जोश, एक वलवला पैदा किया इस मुल्क के समाज को सुधारने के लिए, और किसी हद तक वो कामयाब हुआ। लेकिन फिर जाहिर है कि खुद गर्ज था वो, उसने फिर इलेक्शंस
में धांधली की वगैरह, मगर उसको फांसी देना, उसे, और फिर ज़ियाउल हक का आना, इसने हमें बहुत पीछे करके छोड़ा। नवाज शरीफ को लीजिए, बहुत खराबियां उसमें, लेकिन उसका कहीं कहीं विजन बिल्कुल ठीक था। एक ये कि जो अकलियतों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में सो गलत है, जो जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ जो बर्ताव हम करते हैं, तो इससे न सिर्फ ये कि हम दुनिया में बदनाम हैं, लेकिन ये अखलाकी तौर पर गलत है। और इसीलिए नवाज शरीफ ने हर मौके पर, तो जब भी दिवाली का मौका होता तो वो हिंदुओं को मुबारकबाद देता, जब क्रिसमस होता तो क्रिश्चियंस को, अहमदियों को भी उसने सहारा दिया था। प्लस उसने ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब मफाहमत होनी चाहिए, कब तक हम इस दुश्मनी को जारी रखेंगे। और ये हम जानते हैं कि डॉन लीक्स फिर हुआ। डॉन लीक्स में क्या था? नवाज शरीफ ने कहा कि अब कश्मीर को हम उस तरह से नहीं चला सकते जैसा कि पहले चलाते रहे हैं। हम जितने भी अपने सिफारतकार भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, तो उंगली हम पर उठती है कि जिहादी आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये लीक कर दिया, और फिर महीनों की बात है, ही वाज थ्रोन आउट। तो देखिए, अच्छा सर, मैं समझता हूँ ये कि बताइएगा। जी जी, प्लीज। हाँ, जमहूरियत हर मसले का इलाज, उसका तरियाक नहीं है, मगर जमहूरियत एक निस्बतन बेहतर निज़ाम है। अब जो है जमहूरियत नहीं है, अब तो फौज का कंट्रोल है थ्रू ए पपेट गवर्नमेंट। इमरान खान इज अ अच्छा पपेट। सर, कुछ लोग सर ये कहते हैं कि जी अगर अमेरिका में डिसेंट को टॉलरेट किया जाता है और नोम चॉम्स्की को वहाँ कोई हरास नहीं करता, तो पाकिस्तान में भी किया जाता है। परवेज हुदवाई को भी तो कोई हरास नहीं करता। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? हाँ, परवेज हुदवाई को कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेती, यूनिवर्सिटी में आने नहीं देती, कोई सरकारी पोजीशन पर उसका आना मुमकिन नहीं। तो ये छोटी चीजें हैं, बट दे मैटर। तो अब ठीक है, लेकिन देखें, कोई मवाजना आप ना करें। नोम चॉम्स्की एक बहुत कदावर शख्सियत है, और जो मैं समझता हूं कि उनकी जो जहनी सलाहियत है वो एक जीनियस से के बराबर है, जीनियस हैं, क्योंकि मैं उनसे पढ़ भी चुका हूं, वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं उनको उस तरह से मानता हूं कि ही इज द ग्रेटेस्ट लिविंग इंटेलेक्चुअल इन द वर्ल्ड टुडे। तो मेरा उनके साथ मुकाबला ना कीजिए। अलबत्ता जहां जहां आप लोगों को स्पेस देंगे, जहां अफकार की आज़ादी होगी, वहां आप देखेंगे कि नई सोच जन्म ले सकेगी, खराबियों की इस्लाह हो सकेगी। और अगर आप वो आज़ादी छीनते हैं, आप डिक्टेटरशिप लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं, तो हर चीज़ सुकड़ जाती है। जैसा कि एक पौधा है, पौधे को अगर पानी ना मिले ना, तो वो कुछ वक्त के बाद उजड़ जाता है, सुकड़ जाता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के ऊपर भी सादिक आती है। यहाँ आप देखें कि कोई साइंस नहीं है, यहाँ आपकी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल खाली हैं, कोई उनमें डिस्कशन नहीं हो सकती किसी भी मौजू के ऊपर। हत्ता कि साइंटिफिक मौजूआत भी जब डिस्कस होती है, तो कोई उनमें जिद्दत नहीं, कोई कोई मजा नहीं, कोई नई बात नहीं। अच्छा सर, हमारे यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि एक पेट्रियाटिक पैरानोया बहुत पाया जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को कोई काम नहीं है सिवाय हमारे खिलाफ कंस्पिरेसीज और साजिशें करने के। हमारे एक बड़े मोहतरम एडिटर थे, आप जानते होंगे उनको, मजीद नज़ामी साहब। मजीद नज़ामी साहब ने एक दफ़ा कहा कि अमेरिका, इसराइल और इंडिया पर मुश्तमिल शैतानी इत्तेहाद, दैट इज़ सटैनिकल अलायंस, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू हमारे अज़ली दुश्मन हैं,
और वो पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो कितना बड़ा तजाद है, एक तरफ तो इंडिया को ये इल्ज़ाम देते हैं कि वो अखंड भारत चाहते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी हमारी कोशिश है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा, एक दफ़ा ज़ियाउल हक ने उन्हें कहा कि निज़ामी साहब मेरे साथ आप इंडिया चलिए, तो वो कहने लगे बड़े गुस्से में कि भाई मैं अगर इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊंगा। और उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि वो एटम बम बन जाएं और उन्हें इंडिया पे गिरा दिया जाए। और उन्हें कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता, उनको मेन स्ट्रीम का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट, बल्कि उनको बहुत से लोग इमाम सहाफत कहते हैं पाकिस्तान में। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? हर तरफ ऐसे लोग होते हैं, अमित शाह देख लें, ओके, तो उनके भी ऐसे बयानात हैं, अजीबो गरीब किस्म के बयानात हैं, तो लेट्स नॉट टेक इट टू सीरियसली। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं, सहाफत के शोबे में हैं, मगर हमें जो इंतहा पसंद है, और मैं इनको एक्सट्रीमिस्ट कहूँगा, ठीक है, नवाए वक्त के मालिक थे, लेकिन जो बाकी लोग हैं पाकिस्तान में, वो इनके हम ख्याल नहीं है। जो हम ख्याल हैं उनकी तादाद इतनी भी ज़्यादा नहीं है। शकील देखें, अगर आप यहाँ बॉर्डर खोल दें ना, अगर आप वाघा से लोगों को जाने दें इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये नफरतें जो यहाँ पर दानिशतन बढ़ाई गई हैं वो कम हो जाएंगी। कम यहाँ तक हो जाएंगी कि भाईचारा हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये इनको बहुत खतरनाक लगता है। तो अब ये निज़ामी साहब जैसे लोग जो हैं, और भी बहुत से कुंद जहन लोग हैं पाकिस्तान में और इंडिया में भी हैं, तो इनका जो कॉज है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है जब लोग आपस में मिल सकते हैं। हम अब भी इंडियन गाने, फिल्में शौक से देखते हैं। अब भी इंडिया में पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे गाने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी कदर है। और क्यों ना हो, क्योंकि आखिर हम एक ही मिट्टी के हैं और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। अच्छा सर, नवाए वक्त की बात हो रही है तो 2004 में नवाए वक्त ने एक कुरानिक लिबरल कुरानिक स्कॉलर समझे जाने वाले गुलाम अहमद परवेज का एक किताबचा है, एक हिंदू क्या है, उसको सीरियलाइज किया। उसकी एक किस्त में उन्होंने यहाँ तक लिखा कि हमारे नौजवान हिंदुओं को इसलिए इंसान समझते हैं कि वो इंसानों की तरह नजर आते हैं, दर हकीकत वो जो हैं वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट्स हैं और कनिंग फॉक्सेस हैं एंड व्हाट नॉट। सो ही लिटरली डीमनाइज्ड an entire religious community which is spread all over the world. So इस तरह की डीमनाइजेशन क्या इंडिया का अगर कोई अखबार करे तो वहां के मुसलमान और पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन होगा? इसके पे तो किसी ने तनकीद नहीं की। जैसे आपने अहमद शाह की बात की तो बहुत से इंडियन ये कहेंगे कि जी अहमद शाह ने कोई इस तरह का बयान दिया जिस तरह का मजीद निजामी ने दिया कि मैं एटम बम बन जाऊं और पाकिस्तान पे गिर जाऊं। तो शकील, मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि डोंट टेक दीज क्रेजी पीपल टू सीरियसली। गुलाम अहमद परवेज एक लिहाज से क्रेजी नहीं है, वो कुछ उन्होंने कोशिश की कि इस्लाम को रैशनली समझा जाए, लेकिन वो नफरतों में बह गए। अब जो नफरत में बह जाता है वो फिर अजीबो गरीब किस्म की बातें करता है, जैसा कि लोग मुसलमानों के बारे में करते हैं। यूरोप के कुछ मुल्कों में जो तासुब है, नस्ली तासुब है, मजहबी तासुब है, वो तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी जाती है। अब इंडिया में भी आप देखें कि जो मुसलमानों पे गुजर रही है इस वक्त, वो वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। ये वो चीज़ नहीं है जो नेहरू के ज़माने में दिखाई देती थी, शायद छुपी भी थी, लेकिन अब सामने आई है, उसको बढ़ावा दिया गया। तो हमें ये इंतहा पसंद
सोच की तरफ कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देते ना तो हर तरफ नफरत की आग भड़कती है, और इस नफरत की आग में खुद मुसलमान भी जल जाते हैं। तो जो आप जिस पर इमरान खान बार बार बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया है, उस वो इस्तिलाह उनको बहुत पसंद आई। वो कहते हैं कि देखो सब मुसलमानों के खिलाफ हो गए। सब नहीं हुए, लेकिन जो चंद लोग हैं जो वाकई हकीकत में औरों से नफरत करते हैं, अगर उनकी बातों को आप एम्पलीफाई करें, उनको बढ़ावा दें, तो फिर ये तासुर मिलता है कि सारा यूरोप यूं सोचता है, विच इज नॉट ट्रू। अब जहां तक नफरत की बात है, मैं ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ कितनी नफरत की जाती है। मेरा मतलब ये कि वो मुसलमान जो जिनकी कोई दूसरी पहचान भी है। मैं हजारा के लोगों की बात कर रहा हूं। तो मैं अभी क्वेटा से वापस आया हूं। उधर एक कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान में है लेकिन ज्यादा क्वेटा में है, जो जिनके ऊपर जुल्म इंतहा दर्जे का किया गया है, क्योंकि वो शक्ल सूरत से पहचाने जाते हैं तो वो दूसरे अहले तशी की तरह, शिया की तरह, लेकिन क्योंकि शक्ल उनकी मुख्तलिफ है तो जहां वो दिखाई देते उन्हें मार दिया जाता था। कोई 2000 के करीब उनमें से कोयटा के अंदर मारे गए, और अब भी वो डरे डरे रहते हैं। एक बहुत ही महदूद जगह में जो हजारा टाउन कहलाता है, एक अलमदार रोड है जिसकी दोनों तरफ ये कम्युनिटी रहती है, डर डर के रहती है। अब क्या कसूर उनका? तुम गर्ज ये कि जब भी आप नफरतें उभारते हैं किसी भी बिना पर, वो मजहबी हो सकती है, लसानी हो सकती है, इलाकाई हो सकती है, या शक्ल सूरत की बिना पर हो सकती, तो बस फिर हम ये भूल जाते हैं कि कौन इंसान है। आखिर में सर, कश्मीर की हम बात कर लें। बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, जैसे मसलन जनरल फैज़ अली चिश्ती ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कुछ अर्सा पहले कहा कि कश्मीर पर हमारा हक है, जब तक हम ये ले नहीं लेते भारत से सुलह हो सकती है और न तजारत। मसला कश्मीर सिर्फ जंग ही से हल हो सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ये मुल्क ईमानदारों के लिए जहन्नम और बदमाशों के लिए जन्नत बन चुका है। लेकिन इस सिलसिले में सर ये नहीं बताया जाता, जो हमारे बहुत से ऑथर्स लिख चुके हैं, मसलन सरदार शौकत हयात ने ये लिखा, फ़िरोज़ ख़ान नून ने ये लिखा, इवन चौधरी मोहम्मद अली ने ये लिखा कि सरदार पटेल ने, जो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ये ऑफ़र की पाकिस्तान को कि आप पाकिस्तान जूनागढ़ जो है, सॉरी हैदराबाद, दक्कन को छोड़ दें, उसमें दखल अंदाजी ना करें और कश्मीर ले लें। तो उस वक़्त लियाकत अली ख़ान ने सरदार शौकत हयात को उनकी किताब के मुताबिक ये कहा कि शौकत, तो मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ? तो ये बात कभी कौम को नहीं बताई जाती। हमारे कोई कालम नवीस, हमारे कोई टीवी होस्ट्स और एंकर्स इस तरह की कभी कोई बात नहीं करते। हाँ, जूनागढ़ की बात भी थी। खैर हैदराबाद तो बहुत बड़ी रियासत थी, और पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, बल्कि जो नवाब वहाँ थे हैदराबाद के, उनको पाकिस्तान ने कुछ असलाह भी भिजवाया था। मगर खैर वो तो अब बात माजी की रह गई। को ये नहीं कहता कि अब हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए, आखिर उधर अक्सरियत तो हिंदुओं की है। कश्मीर का मामला मुख्तलिफ इसलिए है कि वो हमारी सरहदों के ऊपर है। हैदराबाद तो बहुत दूर है, नो कॉमन बाउंड्री। अब जो जनरल ये ख्वाब देखता हो कि हम कश्मीर बजोर बाजू हासिल कर सकते हैं, वो तो इरेलीवेंट हो गया ना। हमने कितनी बार कोशिश की। 1947 में पहली जंग लड़ी गई, 65 में सेकेंड अटेम्प्ट, फिर
जो कारगिल में जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की, हर दफा ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आई कि पाकिस्तान अब बजोर बाजू इंडिया से कश्मीर वापस ले नहीं सकता, उसे आजाद नहीं कर सकता। तो ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि दोनों मुल्कों के पास एटम बम है, कि अगर जंग होती है तो वो जंग बढ़ती चली जाएगी, अगर बढ़ती चली गई तो उससे एटमी जंग होगी, जिसके बाद ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे। लिहाजा एक ही चीज अब आगे के लिए रह गई है, और वो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इंटरनेशनल बॉर्डर कबूल कर लें, या चलिए ना भी कबूल करें, यानी फॉर्मली ना कबूल करें, लेकिन जैसा कि जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि भाई उसको अब आप रहने दें, अब तिजारत होने दें, अब लोगों की आमदोरफ्त हो, अब जो टेम्परेचर है उसको घटाया जाए। तो ठीक है, किसी दिन ये मसला हल होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको यूं चलाना एक एक रीजनेबल बात बनती है। और मैं समझता हूं कि ना इंडिया पाकिस्तानी कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को छीन सकता है पाकिस्तान से, और ना हम इंडिया में कश्मीर को छीन सकते। सो लेट्स बी रीजनेबल एंड एंड द मैटर देयर। तो सर, हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें किस हद तक ये रियलाइजेशन है? मसलन एमबी नकवी एक हमारे सीनियर कालम निगार थे, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने एक अच्छी दफ़ा तरह। हेरल्ड में ये बात लिखी थी कि 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करके देख ली, वो हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो उसी वक्त हमें ये मान लेना चाहिए था कि लेट अस मूव ऑन, अब और कोई हल नहीं है सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने के। लेकिन अयूब खान और उनके बाद आने वाले हुक्मरान भी इतनी जुर्रत ना पा सके। उनको ये था कि अगर हमने ये मान लिया, क्योंकि लोग बड़े इमोशनल हैं कश्मीर के हवाले से, तो वो हमारा तख्ता उलट देंगे। भुट्टो साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि इंदिरा ने यही कहा था कि आप शिमला में कि भाई इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। तो भुट्टो साहब ने, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो और मुझे पब्लिक ओपिनियन को तैयार करने दो। लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन कभी तैयार नहीं हुई, इसलिए कि हमारे मीडिया पे कभी फ्री डिबेट हुई नहीं कश्मीर पे। इसलिए लोगों का जो नॉलेज है कश्मीर के हवाले में वो चंद नारों तक महदूद है। दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द इशू एंड नोबडी ट्राई टू एजुकेट देम। किसी ने कोशिश नहीं की उनको एजुकेट करने की। इसको कैसे देखते हैं आप? ये ना कहें कि किसी ने कोशिश नहीं की, सरकारी तौर पर कोशिश नहीं की, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर, अफराद ने अपने तौर पर कोशिश की है। तो मिसाल के तौर पर बहुत सी कोशिशों में से मैंने भी अपने तौर पर ये कोशिश की थी कि इसके हक़ाइक़ सामने रखे जाएं, एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, जो मैंने 2004 में बनाई और जिसके कोई 1.5 मिलियन व्यूज़ हुए हैं, और जो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में एज एन इंट्रोडक्शन टू कश्मीर दिखाई जाती थी, और अब भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ जज्बाती इशू आप कहते हैं कि ये बनाया गया है, डेफिनेटली इसमें कश्मीर पाकिस्तान का शाह रग है, और दूसरी तरफ कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। तो जब ये नाराबाजी होती, टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर ठंडे दिल से सोचा जाए, हकीकत पसंदी हमें ये मजबूर करती है कि जो हुआ है उसे अब आप रिवर्स नहीं कर सकते, लाइन ऑफ कंट्रोल को मान ले वगैरह। क्या लोग इसको कबूल करने के लिए तैयार होंगे? हाँ, मैं समझता हूँ बिल्कुल होंगे, बशर्ते कि आप अपना मीडिया और ये बताएं, इसको ठंडे अंदाज में डिबेट करें, उधर के लोग भी हों, इधर के लोग भी हों। और मैं बहुत पुरुमीद हूं। देखिए, इंसान के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर थोड़ी बहुत अक्ल है, हर एक के अंदर, मुझ में भी है, आप में भी है, हर इंसान में। लिहाजा जब आप बताएंगे कि अब वो तकसीम नहीं हो सकती, कि सन 47 का जमाना वापस नहीं आ सकता,
तो लोग जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप राह हमवार करनी पड़ती है। इसके लिए आपको लोगों को बतदरीज समझाना होता है, अक्ली दलाइल से। और मैं समझता हूं कि हर शख्स ये समझ सकता है। हाँ, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जंग की हालत में रहें, वो तो इसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोई किसी दिन कोई हुकूमत आएगी पाकिस्तान में जो इस पर एक मुख्तलिफ राय लेकर आएगी और राय कायम करने देगी। दोनों तरफ से लचक होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन हो सकता है। आई इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट कैन बी डन। सो सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। तो शुक्रिया और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।